नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ज्योतिष में, जो आप समझिए कि हिंदू साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से हम उसको कुंडली के साथ जोड़ सकते हैं। तो देखिए, हिंदू साइकोलॉजी में 6 प्रकार के मनोविकार यानी डिफेक्ट्स के बारे में बात की गई है, जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के विकार हैं जो हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू साइकोलॉजी में दिए गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 6 मनोविकार हैं, ये किसी भी जातक को, किसी भी इंसान को बांध के रखते हैं और उसको आप समझिए पुल डाउन करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करेंगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, ये जो 6 मनोविकार हैं, ये आपको हमेशा नीचे की तरफ खींचेंगे। आपकी एनर्जी जो हैं उनको ऊपर उठने नहीं देंगे, उनको हमेशा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डीप टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो कुंडली बनाते हो उससे आप इन 6 मनोविकारों को स्टडी कर सकते हो। देखिए, बहुत बारी लोग आते हैं, वैसे तो देखिए जनरली लोग जो हैं वो अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, लेकिन आज का जो टाइम आ गया, बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअल मार्ग में आगे हैं, किसी प्रकार की दीक्षा ले चुके हैं या अपनी सेल्फ साधनाएं कर रहे हैं। तो उनको कई बारी जिज्ञासा होती है कि उनकी कुंडली जो है, उनका तो बर्थ चार्ट है, उसमें उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो किस प्रकार से दी गई है, या उनके अंदर क्या कमियां हैं जिनको वो ओवरकम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स देखने के लिए आपको ये 6 मनोविकार जो है वो कुंडली में देखने पड़ते हैं। अब इसमें हम आज बात करेंगे जो फर्स्ट मनोविकार है, काम। अब देखिए, काम की बहुत लूज सी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो सेक्स है, बल्कि ऐसा नहीं होता। काम इज ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स, अगर आप देखेंगे कुंडली में तो। और कुंडली में 3 जो घर हैं, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, इनको काम त्रिकोण बताया गया है। अब अगर आप इन तीनों घरों को कनेक्ट करें आपस में, मैं नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट की बात करूं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि अगर आप इन तीनों घरों को लाइन से कनेक्ट करें तो आपको क्या मिलता है, उल्टा ट्रायंगल यानी डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल आपको मिल जाता है, विच शोज की जो एनर्जीज हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। अगर आपकी काम वासनाएं बढ़ जाती हैं तो ये आपको नीचे की तरफ लेके जा रही हैं, आपको पुल डाउन कर रही हैं, और आपकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो आपको बांध के रखेंगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार अगर इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो 3rd और 11th की जो एनर्जीज हैं वो 7th हाउस में एक्यूमुलेट हो रही हैं, और जो सेक्स है उसी एनर्जी को, जो 7वां घर है वो सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसी एनर्जीज को आप सब्लिमेट करके, या आप समझिए उसको बढ़ा के, उसको कंट्रोल करके, ब्रह्मचार्य को फॉलो करके आप अपनी कुंडली जागरण भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो तीनों घर हैं ये बहुत डीप घर हैं, और इनको अगर आप स्पिरिचुअल सेंस में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिटेल में जाना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम तीसरे घर की बात करते हैं। जो तीसरा घर है, अगर आप उसके मीनिंग्स देखेंगे तो वो आपके पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। आपकी एक तरह से समझिए कि विल पावर जो होती है वो भी हम तीसरे घर से देखते हैं। सो इस वजह से बर्थ चार्ट में एज पर ज्योतिष अगर आप देखेंगे तो हम लोग तीसरे स्थान में मैलेफिक्स जो होते हैं
उनको प्रेफर करते हैं। शनि हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए, ये ग्रहों को तीसरे स्थान में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे होंगे तो जो जातक है उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उसकी पराक्रम करने की क्षमता जो है वो अच्छी होगी। और अगर इन्हीं घरों में बेनिफिट्स आपको मिल जाए तो ऐसे लोग जो उनमें थोड़ा आलस्य होता है। दूसरी चीज, अगर आप 11th हाउस को देखेंगे तो 11th में भी मेलेफिक्स को प्रेफर किया गया है। कहा जाता है कि 11th में जो मेलेफिक्स होंगे वो आदमी को आप समझिए कि गेन्स जो है जिंदगी में वो देते हैं। बट 11th के जो मेलेफिक्स हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वहाँ पे एक साइड इफेक्ट आ जाता है कि वो पंचम को इफेक्ट करते हैं, और जो आपका 5th हाउस है वो वहाँ पे इफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से प्रारब्ध जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो आप समझिए कि उनकी स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगेन दैट इज अ टॉपिक विच वन हैज टू सी इन डिटेल। आपको बहुत गहराई में आप समझिए उतरना पड़ेगा देखने के लिए, इसको समझने के लिए। लेकिन एक जनरल अगर आप पिक्चर देखेंगे तो हम तीसरे और 11वें घर में मेलेफिक्स को प्रेफर करते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि ये किसी भी कुंडली की किलाबंदी कर देते हैं ये अगर इन दोनों ग्रहों में मेलेफिक्स आपको मिल जाए तब। अब अगर 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस में मेलेफिक्स प्रेफर नहीं किए जाते, बिकॉज 7वें में अगर आपको मेलेफिक्स मिल जाएंगे तो आपकी वो काम वासनाएं जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, मेलेफिक्स 7th हाउस में शादी को नहीं टिकने देते, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम बात करें उस तरह से तो। लेकिन मेलेफिक्स जो है वो ओवरऑल आपकी वासनाएं, जो काम वासनाएं, जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ा देंगे अगर 7th में प्लेस्ड होंगे तो। अब अगर मैं 3rd हाउस की दोबारा से बात करूं, क्योंकि हम 3rd से स्टार्ट हुए थे, तो तीसरा घर जैसे मैंने बताया कि विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। आपके उत्तर कला मृत में तीसरे घर को जो आपका ये भाग होता है, अगर आप मेरा हाथ दे सकते हैं तो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में का जो ये वाला एरिया होता है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप इसको जनरल वे में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बट एक्चुअली अगर आप समझिए तो जब आप तर्पण करते हैं तो देव तर्पण होता है वो आप हमेशा ऐसे करके करते हैं, लेकिन जब जहाँ पे पितरों को आपको जल देना होता है तो आप हमेशा ऐसे करके देते हैं। यानी आप इस भाग से, जो 3rd हाउस है, जो जिसको आप पुरुषार्थ कह रहे हैं, उस भाग से आप जल हमेशा अर्पण करते हैं अपने पितरों को। अब देखिए, इसको आप इस प्रकार से देखिए कि जो आपकी काम वासनाएं हैं वो आपके पितरों के थ्रू भी आपके पास आ रही हैं, तो आप उनको जब तृप्त करेंगे तो वासनाएं कम हो जाएंगी। इस वजह से वासनाओं को कम करने के लिए तर्पण करना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, या समझिए कि एक हमारे जो षोडश कर्म है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कर्म माना गया है कि आपको हमेशा अपने पितरों को तर्पण जल देना ही है। तो इस भाग से जो अगर आप तर्पण करेंगे तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स, और आपकी जो वासनाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं, उनको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो इसलिए कालिदास ने उत्तर कलामृत में जब ये लिखा है कि 3rd हाउस इस भाग को रिप्रेजेंट करता है तो बड़ा सोच समझ के लिखा गया है, उसको समझने की बात है। अगर आपकी केस में, आपकी कुंडली में 3rd हाउस जो है वो एफ्लिक्टेड है किसी प्रकार से, 3rd लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो तर्पण जो है आपको डेफिनेटली लाइफ में हेल्प करेगा, और आपकी जो बॉन्डेजेस हैं उनको तोड़ने में वो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि ये उल्टा ट्रायंगल है, तो देखिए 3rd हाउस जो है वो फ्रेंडशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन का घर भी है। एंड अगर आप कुंडली में देखेंगे तो तीसरे का 7वें के साथ संबंध होगा, तो ऐसे लोग जो हैं वो, उनको आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी उनकी फ्रेंडशिप्स हैं, उनको बांधने के लिए 3rd हाउस बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। इनफैक्ट
बहुत केसेस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ पे 7th और 3rd का संबंध है, तो ऐसे लोगों की जो शादी है वो कहीं जान पहचान में हो जाती है कि कोई उनको मिल गया और एक अट्रैक्शन हो गई। तो इसलिए 3rd का रूल यहाँ पे इस प्रकार से हमेशा आपको मिलेगा। सिमिलरली 11th हाउस जो है वो भी काम वासना को रिप्रेजेंट करता है, और 11वां स्थान जो है वो तीसरे की तरह उपचय स्थान है। 3rd, 6, 10 और 11 उपचय स्थान होते हैं, और 11th काम वासना का घर है और वो उपचय स्थान भी है, हाउस ऑफ ग्रोथ भी है। तो अगर 11वें का संबंध 7th के साथ आपको मिल जाए तो मोर देन वन रिलेशनशिप होने के चांसेस होते हैं, अगेन जो आपको दोबारा से बॉन्डेज में, आपके वासनाओं में बांधता है। अब तीसरा घर जो है वो पुरुषार्थ कराता है, 11वां घर आपको गेन्स देता है। तो अगर आप देखेंगे अफेयर्स या सेक्स, इसके अलावा जो भी आपकी वासनाएं हैं, जो काम वासनाएं, जो डिजायर्स हैं, वो आप इन्हीं घरों से ही फुलफिल करते हैं। इसलिए ये जो त्रिकोण है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोण बन जाता है, और इसकी एनर्जीज को कंट्रोल करके ही आदमी स्पिरिचुअलिटी में या समझिए साधना में आगे बढ़ सकता है। अगर आप धर्म त्रिकोण देखेंगे, जो 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस है, अगर आप इनको देखते हैं तो ये अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल बनता है, यानी इसकी जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां से आप एनर्जीज को ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए 11वां घर जो है वो लाभ स्थान है, और एंड है एक प्रकार से, आप समझिए लाभ के बाद जब आपकी डिजायर्स पूरी हो जाए गई 11वें घर में, उसके बाद 12वां स्थान जो है मोक्ष का है। तो इसलिए जो फुलफिलमेंट है वो 11वें घर से होती है। अब जनरल एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स में मैलेफिक्स 11th के अंदर अच्छे माने गए हैं, लेकिन 11th के जो मैलेफिक्स हैं वो आपकी डिजायर्स जो हैं, जो फुलफिलमेंट है, वो आप समझिए वो आपकी भूख जो है उसको ख़त्म नहीं होने देंगे इस जन्म में। इस वजह से अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है या उसको अपनी वासनाओं पे कंट्रोल लेके आना है, तो यहाँ पे 11th हाउस में हम बेनिफिक्स जो है वो प्रेफर करते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर 11th में बेनिफिक्स बैठे हो, वीनस बैठा हो, जुपिटर बैठा हो, तो ऐसे लोग जो है इनकी देवताओं में साधना जो है वो अच्छी कर पाते हैं, और इनका स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स जो है, जो हमारे शास्त्र हैं, उनका अच्छा अध्ययन ये लोग कर पाते हैं। एक और चीज़ है, देखिए अगर 11th में जुपिटर आपको मिल जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो 5th और 7th दोनों हाउसेस को कंट्रोल करता है और 3rd को भी कंट्रोल कर पाता है। तो इसलिए आपके तीनों के तीनों जो काम त्रिकोण है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं, अगर आप देखेंगे इसको इस प्रकार से। सिमिलरली जुपिटर अगर आप 3rd में बिठाएंगे तो वहाँ से भी वो 7th को और 11th को कंट्रोल कर पाएंगे। सिमिलरली 7th में बैठेंगे तो भी कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु इन तीनों में से किसी भी घर में बैठेंगे अगर, तो आपका जो काम त्रिकोण है, जो डिजायर्स हैं, उसको कंट्रोल करने की वो क्षमता यहाँ पे रखते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में जैसे मैच्योर होते हैं, जैसे एज होते हैं, इनका ऑटोमेटिकली डिजायर्स पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। एक इच्छा रहती है कि मेरे को अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, साधना में आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें गुरु यहाँ पे बैठ के आपको हमेशा दे देंगे। ये चीज़ आप देखिए। अब जैसे मैंने बोला था शुरू में भी कि मैलेफिक्स जो है वो अच्छे रहते हैं, तो देखिए गुरु जो है डेफिनेटली देखिए एक प्रकार से आलस्य तो देगा आपको, चाहे वो 3rd में बैठा हो, चाहे 11th में बैठा हो, लेकिन आपको जब साधना में आगे बढ़ना है तो उस आलस्य को अगर आप सब्लिमेट करें, पॉजिटिव वे में लें, तो आप काम इसलिए नहीं करेंगे कि आपको अपनी डिजायर्स जो है वो रुक गई, वो मर गई। इसलिए आप वो समय जो है वो साधना में लगा सकते हैं अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लें। हाँ, अगर यहाँ पे उस गुरु के साथ कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो आलस्य में कन्वर्ट हो जाए। तो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन
चार्ट टू चार्ट और आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको D20 चार्ट में भी घुसना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ किस प्रकार से दिख रही है। खाली हम लगन कुंडली के ऊपर ये सारी चीज़ें बेस नहीं कर सकते। मेरा आज के वीडियो में इस बारे में बात करने का सिर्फ रीज़न ये था कि हम थोड़ा सा काम त्रिकोण को डिटेल में समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के टाइम पे डिज़ायर्स जो हैं सब लोगों की बहुत बढ़ रही हैं। एवरीबडी वांट्स टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। तो इसलिए इन तीनों घरों की तीसरा, सातवां और 11वें का जो रेलेवेंस है वो इस समय काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है आज के युग में। अब अगर मैं 7th हाउस की बात करें, देखिए आप उसको सेक्स से जोड़ सकते हो, पार्टनर से जोड़ सकते हो, लेकिन सातवां घर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन भी है, क्योंकि लगन जो है ईस्ट है, 7th हाउस इज वेस्ट। अब वेस्ट हाउस जो है वो वहाँ पे लाइट जो है वो ख़त्म हो रही है, इसलिए वो घर जो है वो तमस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सातवां घर जो है, क्योंकि वो तमस है, वो नीचे जाने वाली एनर्जीज है, वो आपको नीचे भी खींच सकता है, विच कैन टेक यू इनटू साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स। तो इसलिए सातवें घर को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। उस पर बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, और मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, दे आर नॉट गुड। हो सकता है वो मैरिज में तंग करे, लेकिन वो इंटरनल जो डिज़ायर्स हैं वो कभी ख़त्म होने नहीं देंगे। एंड हमेशा समझिए कि जो ये डिज़ायर्स होती हैं यही आपको बांधती हैं। सिर्फ फिजिकल कर्म नहीं बांधता है, इच्छा जो है वो भी आपको बांधती है, आपको हमेशा नीचे खींचती है। तो इसलिए सातवां घर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट घर बन जाता है, टू पुल यू डाउन और टू टेक यू अप इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई नो ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है वीडियो, और अगर मैं इसमें घुसता जाऊंगा तो बहुत डिटेल में आप जा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको नक्षत्रास जो हैं वो भी देखने पड़ेंगे कि 7th हाउस में कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है। और यहाँ पे अगेन अगर सपोज कीजिए किसी कुंडली में राहु का नक्षत्र पड़ जाता है या यहाँ पे केतु आपको मिल जाता है, तो अगेन इट कैन हेल्प यू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस तरह से आपको देखना है। गुरु का नक्षत्र भी काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे। शुक्र जो है वो 7th हाउस के अंदर, अगेन वैसे तो शुक्र बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन वो डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से वीनस जो है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा अगर 7th हाउस में उसका नक्षत्र आपको मिल जाए तो। अब मैंने 11th हाउस में गुरु की बात की थी, 3rd हाउस में गुरु की बात की थी। तो अगर हम बेनिफिक्स की बात करें, वीनस की बात करें, तो देखिए वीनस अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली देखिए वीनस एक अच्छा ग्रह है, लेकिन वो आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको भी बढ़ाएगा, आपको थोड़ा सा बांधने की कोशिश भी करेगा। यस, वीनस जो है वो शास्त्रों का ज्ञान भी देता है, वो तंत्र का ज्ञान भी देता है अगर 11th में बैठ जाए तो, क्योंकि पंचम को देखेगा, लेकिन वो आपको बांधने की कोशिश भी करेगा। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप 3, 7 और 11 इस एक्सिस को देख रहे हैं। तो जब भी आप चार्ट को देखते हैं हमें इसी प्रकार से देखना है। अब फॉर एग्जांपल आजकल आप देखिए बहुत सारे आश्रम हैं, उन पे बहुत पैसा है, बहुत गुरु हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप उन गुरुओं की कुंडली देखेंगे तो आपको उनके 11th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस जो लाभ है, ऐसे आश्रम को जिसके जो भी मठाधीश हैं, जो हेड हैं, उनके 11th हाउस में अगर आपको प्लैनेट्स मिल जाएं, उनकी दशा चल रही हो 11th हाउस से रिलेटेड, तो वहाँ पे फंड्स बहुत अच्छे आते हैं और आश्रम के ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाते हैं बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन दी 11th हाउस। तो जब भी आप जो ये हमने 6 मनोविकारों की बात की उसमें से काम को देख रहे हैं, तो आपको इन 3 घरों पे ही फोकस करना है और इस प्रकार से इस चार्ट को, किसी भी चार्ट को मतलब एनालाइज करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ग्रोथ के ऊपर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अनदर मनोविकार। इससे पहले मैं इसको बंद करूं तो देखिए, क्योंकि हम मनोविकारों की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी चीज़ मिस हो गई थी, वो ये कि मन जो है
वो चंद्र जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मून जो है आपकी कुंडली में वो मन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये जो 3-7-11 एक्सिस है ये आपको चंद्र से भी देखना है, क्योंकि आप मनोविकारों की बात कर रहे हैं और जो डिज़ायर्स हैं वो माइंड के अंदर होती है, हमेशा याद रखिए। देखिए, आपसे ज़्यादा आपके अपने आप को कोई नहीं जान सकता, बिकॉज आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप ही जान सकते हैं। हम लोग चार्ट से ज़रूर उसको देख पाते हैं, तो वहाँ पे मून का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जो आपको 3, 7 और 11 एक्सिस है ये मून से भी देखना है, क्योंकि वासना जो है सी देखिए, लगन से अगर आप देख रहे हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो मटेरियलाइज हो रही हैं, वो दिख रही हैं, लेकिन मन से जो आप देख रहे हो, मून से जो देख रहे हो, वो आपके अंदर है। देखिए, बहुत लोग हैं उनके अंदर वासनाएं होती हैं, बट उनको आप समझिए उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, तो इसलिए वो उनके साथ नेक्स्ट बर्थ में भी जाती है और उनको बाइंड करके रखती है। तो इसलिए जब भी आप ये काम को देख रहे हैं किसी की कुंडली में, तो उसको मून से भी देखिए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अगर मून का कनेक्शन 3 से 7 से 11 से बन रहा है इन हाउसेस के साथ, लगन के से अगर आप देखेंगे तो लगन से जो 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस है, इनके लॉर्ड्स के साथ या इन हाउसेस के साथ मून का कनेक्शन बन रहा है, तो अगेन माइंड जो है वो इन त्रिकोण, यानी ये जो काम त्रिकोण है, इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इनकी तरफ बढ़ेगा, इनकी तरफ जाएगा। तो आपको इसको इस प्रकार से भी देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का सपोज कीजिए कि 7th लॉर्ड जो है उसका कनेक्शन मून के साथ बन गया, तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि उनकी सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगी, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस ना हो जो उनको वैराग्य की तरफ लेके जा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ आपको डिटेल में घुस के देखनी है। 3rd का कनेक्शन रहेगा मून के साथ और 7th का रहेगा, तो उनकी हो सकता है बहुत सारी फ्रेंडशिप्स हों, ऐसे आप इसको देखिए। 11th हो गया तो रिलेशनशिप्स ज़्यादा हो सकते हैं इफ़ 11th इज कनेक्टेड टू द मून, तो इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। एक बारी मैं ये 6 विकार खत्म कर लूँ। देखिए, काम जो है ये थोड़ा सा बड़ा विकार है, इसलिए इसको डिटेल में बात करनी ज़रूरी थी। बाकी जो है मैं कोशिश करूँगा हम 1 या 2 वीडियोस में ख़त्म कर लें और उसके बाद हम कोई चार्ट लेके उसकी साइकोलॉजी जो है वो समझने की कोशिश करेंगे एज पर विकारास। तो आज के लिए इतना ही, जो क्योंकि हमने काम पे बात की, बाकी हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में बाकी विकारों के बारे में बात करेंगे, और जब हम एग्जाम्पल चार्ट्स लेंगे तो वहाँ पे 6 के 6 विकारों को किस प्रकार से कुंडली से देखते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।